चलिए ध्यान दीजिए, आज का क्लास पहले समझ लीजिए, फिर लिखने का काम पहले हम करेंगे। पूंजी बाजार के अंतर्गत हम लोग देखे थे मुख्य रूप से कि इसमें उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इस बाजार की स्थापना हुई है। इस बाजार का कंट्रोलिंग नियामक कौन करता है? सेबी। फिर हम लोग देखे कि पूंजी बाजार के लिए मुख्य रूप से शेयर होता है, बॉन्ड पेपर होता है, म्यूचुअल फंड होता है, और इन सभी को हम लोग जिस रूप में बेचते हैं उसको हम लोग प्रतिभूति सिक्योरिटी कहते हैं। और प्रतिभूति के खरीद बिक्री के लिए जो बाजार होता है उस बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि उसी बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या है? प्रतिभूतियों के खरीद बिक्री के लिए जिस बाजार की स्थापना की गई उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज में आपको कहानी समझाए थे, विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। कब? 1602। विश्व के कई और देश के हम लोग देखे थे, जैसे अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको याद है कि एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था और दूसरा नेस्डेक के नाम से था। अब आपसे पूछा जाएगा नेस्डेक कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? अमेरिका का। ANYSE, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये भी अमेरिका का है। चीन के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या था? तो हम लोग देखे थे SSE, संघाई स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग देखे थे जापान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या था? तो हम लोग देखे थे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, या इसी को हम लोग क्या नाम से जाने? निकी। अब आपसे कहेगा कि बताओ निकी कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? जापान का। इसी में हम लोग देखे थे साउथ कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या था? कोप्सी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोप्सी कहां का स्टॉक एक्सचेंज है? साउथ कोरिया। तब हम लोग मुख्य रूप से चले थे अपने भारत का। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई अंग्रेज के द्वारा 1875 में हुआ, और एशिया महादेश का यह पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसका नाम था बंबई स्टॉक एक्सचेंज। ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब है? 1875। इसके बाद हम लोग देखे कि इस बंबई स्टॉक एक्सचेंज में शुरुआत में 30 कंपनी को रजिस्टर्ड किया। ये 30 कंपनी के बाद धीरे धीरे इसमें 200 और फिर धीरे धीरे 500 इतने कंपनी जब रजिस्टर्ड हुए तो 30 कंपनी में वैसे कंपनी को डाला गया जिसमें लाभ या हानि की संभावना बहुत कम होती है। इसमें पैसा लगाने पर नुकसान नहीं जाएगा, धीरे बढ़े लेकिन नुकसान नहीं होगा। ऐसी कंपनी को कहा गया ब्लू चिप कंपनी। शेयर बाजार में ब्लू चिप क्या है? वैसी कंपनी जिसमें जोखिम कम होता है इन्वेस्टमेंट का, तो उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। और BSE में ब्लू चिप कंपनी कितने हैं? 30। अगला नंबर हम लोग देखें कि इसी में जब हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे एक कमेटी बना और इस कमेटी का नाम था फिरवानी समिति। फिरवानी समिति ने अपना एक अनुशंसा दिया कि भारत में केवल BSE से काम नहीं चलेगा, जितने भी कंपनी है उस सबको जोड़ा जाए, कंप्यूटराइज अमेरिका के नेस्डेक की तरह एक अलग से शेयर बाजार की स्थापना स्टॉक एक्सचेंज का किया जाए। और ये फिरवानी समिति की रिपोर्ट पर 1990 ईस्वी में हम लोग देखे कि एक नए पूरे सिस्टम बने, OTCEI। ये OTCEI भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। इसका भी मुख्यालय बंबई रखा गया। और OTCEI का पूरा नाम क्या था? ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर हम लोग देखे कि 1992 में एक और स्टॉक एक्सचेंज भारत में स्थापित किया गया जिसका नाम दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। NSE में दो तरह की मेन कंपनी को रखा गया, एक 50 कंपनी एक साथ और 500 कंपनी एक साथ। बाकी जितने भी कंपनी है, 550 और यहाँ 730 छोड़ करके वो सारे कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है? OTCEI। तो सबसे ज्यादा कंपनी की संख्या किसमें? OTCEI। लेकिन इसमें छोटे छोटे कंपनियां हैं, 30 लाख से 25 करोड़ तक की कंपनी सब OTCEI में रजिस्टर्ड। 25 करोड़ से ऊपर वाले सब बड़ी बड़ी कंपनियां NSE में। विदेशी लोग भी जो शेयर खरीदते हैं सबसे ज्यादा शेयर दो ही का बिकता है, एक BSE का और एक NSE। ये दोनों में लोगों का रुझान सबसे ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे छोटे कब बंद होगा, कब चालू होगा, कब प्रॉफिट हो सकता है। रात में तुम्हारा 1 लाख लगाया है तो 2 लाख हो जाए, हाँ यार लाख रुपया लगाया हो तो अगला दिन खाक हो जाए। ये OTCEI। तो OTCEI बड़ा जबरदस्त इधर से उधर मारता है, तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट को कम करते। ये दोनों कुछ ठीक। तुम चाहते हो कोई रिस्क नहीं रहे तो ब्लू चिप कंपनी में लगाओ, इसमें रिस्क नहीं है, डूबेगा नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज करे। चाहते हो कि नहीं तुरंत इंक्रीज करे तो रिस्क लेने के लिए OTCEI है आपके पास। बात समझ में आया? तो अब यहां तक की बात पहले लिखेंगे और फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे। नीचे लिखिए, प्रतिभूति तक पिछले क्लास में लिखा चुके थे ना। नीचे लिखिए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज डैश तक लिख दीजिए। प्रतिभूति की खरीद बिक्री के लिए, प्रतिभूति की खरीद बिक्री के लिए, प्रतिभूति की खरीद बिक्री के लिए जिस बाजार की स्थापना की जाती है, जिस बाजार की स्थापना की जाती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जिस बाजार की स्थापना की जाती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। प्रतिभूति की खरीद बिक्री के लिए जिस बाजार की स्थापना की जाती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में, 1602 में एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ। एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ, ब्रैकेट में नीदरलैंड कर देगा। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड का, हॉलैंड या नीदरलैंड का। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ, ब्रैकेट में नीदरलैंड। नीचे डैश तक लिख दीजिए। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का नाम, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का नाम NYSE, नेस्डेक है, नेस्डेक है। नीचे डैश तक चीन का स्टॉक एक्सचेंज, चीन का स्टॉक एक्सचेंज डैश तक SSE है, SSE है। नीचे डैश तक जापान का स्टॉक एक्सचेंज,
जापान का स्टॉक एक्सचेंज टीएसई और निकी है, टीएसई और निकी है। नीचे देखिए दक्षिण कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज, दक्षिण कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज कोप्सी है, कोप्सी है। नीचे हेडिंग दे दो भारत का स्टॉक एक्सचेंज, भारत का स्टॉक एक्सचेंज। नीचे देखिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रैकेट में बीएसई का हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रैकेट में बीएसई का हुआ। यह एशिया महादेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, यह एशिया महादेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिख दीजिए फेरवानी समिति की अनुशंसा पर, फेरवानी समिति की अनुशंसा पर, फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1990 में, 1990 में ओटीसीईआई, ओटीसीईआई ब्रैकेट में ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओटीसीईआई पूरा नाम ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नीचे एड्रेस देखिए भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज, भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज, भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज ओटीसीईआई है, ओटीसीईआई है। नीचे एड्रेस देखिए 30 लाख से 25 करोड़, 30 लाख से 25 करोड़ के पूंजी वाले सभी कंपनी को ओटीसीईआई के साथ, ओटीसीईआई के साथ पंजीकृत किया गया है। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिखिए 1992 में, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ब्रैकेट में एनएसई की स्थापना की गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ब्रैकेट में एनएसई की स्थापना की गई, एनएसई की स्थापना की गई। नीचे रास्ते के एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है, एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में है। नीचे रास्ते के एनएसई के साथ, एनएसई के साथ 50 कंपनी और 500 कंपनी को पंजीकृत किया गया है, 50 कंपनी और 500 कंपनी को पंजीकृत किया गया है, पंजीकृत माने रजिस्टर्ड, 50 कंपनी और 500 कंपनी को पंजीकृत किया गया है। नीचे ब्लू चिप लिक्विड एस, ब्लू चिप लिक्विड एस, ब्लू चिप लिक्विड एस दीजिए। तुम बताओ भाई, बोलो जल्दी, ब्लू चिप किस में लगाएंगे, मोबाइल में कि कंप्यूटर में? हाँ बजे ब्लू चिप, चिप है नहीं, ब्लू चिप एक टैग है, वो ऐसी कंपनी को मिलता है जहां पे नुकसान की संभावनाएं कम होती है। ब्लू चिप टैग के वैसी कंपनी जिसके निवेश, जिसमें निवेश में, वैसी कंपनी जिसमें निवेश में, जिसमें निवेश में हानि की संभावना बहुत कम होती है, जिसमें निवेश में हानि की संभावना बहुत कम होती है, ब्लू चिप कंपनी कहलाता है, ब्लू चिप कंपनी कहलाता है, ब्लू चिप कंपनी कहलाता है। नीचे देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में, बीएसई में 30 ब्लू चिप कंपनी को पंजीकृत किया गया है, 30 ब्लू चिप कंपनी को पंजीकृत किया गया है, 30 ब्लू चिप कंपनी को पंजीकृत किया गया है। तो अब सारे बच्चे समझ गए होंगे ब्लू चिप एक कंपनी का टैग है जिसमें हम अगर निवेश करते हैं तो हानि की संभावना बहुत कम होती है। अब हम लोग देखें कि ये जितने भी बात आप देखें ओटीसीईआई, एनएसई, बीएसई, ये सभी एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसके यहां से क्या मिलेगा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सभी हमारा सिक्योरिटी प्रतिभूति बिके। और प्रतिभूति का मूल्य हमेशा एक ही रहता है कि बदलते रहता है। तो प्रतिभूति के मूल्य में जो उतार और चढ़ाव है, इसको अंक के रूप में हम जो प्रदर्शित करते हैं उसको सूचकांक कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं। ये सूचकांक है, इसको सेंसेक्स सीएनएक्स संकेत में लिखते हैं। जब हम कहें सूचकांक तो आप समझोगे कि वो समझ गए, सूचकांक का मतलब है प्रतिभूति के मूल्य के बढ़ने और घटने को अंक द्वारा जिसमें प्रदर्शित करते हैं उसको सूचकांक कहते हैं।
बोलिए सूचकांक क्या है, क्लियर है सबका। अब हम लोग देखें बीएसई के सूचकांक। मेन दो जगह से सबसे ज्यादा शेयर बिकता है, एक बीएसई और दूसरा एनएसई। तो एनएसई के सूचकांक, अब देखिए बीएसई के सूचकांक और एनएसई के सूचकांक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला तो बीएसई में जो ब्लू चिप कंपनी है, ये ब्लू चिप कंपनी के सूचकांक को संवेदी सूचकांक कहते हैं। इनका सूचकांक अलग निकलता है जिसका नाम क्या है, संवेदी सूचकांक। दूसरा निकलता है बीएसई सीएनएक्स। अब यहां लिखा रहेगा 200, बीएसई सीएनएक्स अगर लिखा हुआ है 500, मतलब क्या है, जो बीएसई के साथ 200 कंपनी रजिस्टर्ड है उसके मूल्य में क्या उतार चढ़ाव ऑन एवरेज हो रहा है वो आप यहां देखो। अगर यहां पर 500 लिखा हुआ है तो ये 500 कंपनियों का ऑन एवरेज उतार चढ़ाव क्या है आप यहां देखो। यानी बीएसई के जो सूचकांक है ये तीन तरह से आपको मिल सकते हैं। यहां पे देखिए एनएसई के जो सूचकांक है इसको स्टैंडर्ड और पुअर सेंसेक्स के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, S&P सेंसेक्स। इस माने क्या है, स्टैंडर्ड। पिछले एक साल में मान ले 48 वीक है, एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 12 में कितना हो गया 48, तो थोड़ा उससे ज्यादा 52 वीक का 52 जो सप्ताह है, इस 52 सप्ताह का आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर वैल्यू दिखाएगा। ये पुअर वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू। अब स्टैंडर्ड और पुअर वैल्यू में आपको यहां दिखाएगा कि यह पुअर वैल्यू अब तक इसका 20 रुपया नीचे तक गया और स्टैंडर्ड वैल्यू इसका 4000 रुपया तक गया। और 4000 स्टैंडर्ड वैल्यू गया है और 20 रुपया यहां है। आज के डेट में हम शेयर देख रहे हैं जिसका उस शेयर का काटा यहां पे ऐसे करके और 30 लिख रहा है, तो इस शेयर को खरीदना सही रहेगा कि नहीं। तो जैसे ही देखेंगे कि लोएस्ट 20 उससे नीचे नहीं जाएगा और आज है 30, तो इसका फिर हम ग्राफ देखेंगे कि एक सप्ताह के लक्षण क्या चल। तो सप्ताह के लक्षण चल रहा है कि आज हमारा अगर शुक्रवार है तो देखिए बृहस्पतिवार को इसका दाम 35 था, हम देख रहे हैं बुधवार को इसका दाम 40 था, हम देख रहे हैं मंगलवार इसका दाम 42 था, सोमवार इसका दाम 48 था, तो आज इसका शुक्रवार को 30 है, तो खरीदना ठीक है कि एक दिन और वेट किया। तो देखेंगे कि डेली गिर रहा है और 30 पे आया हुआ है, तो अगला दिन भी नेचर है कि अभी गिर रहा है तो अभी गिरेगा, अभी एक दिन वेट करके लिया जाए। अब अगला दिन देखेंगे 30 से जैसे 22-23 हो रहा है तो फिर देखें कि और अब देख रहे हैं कि इसमें लगभग अब 22 के बाद 24 का लक्षण आ गया, तो कहेंगे अब नहीं गिरेगा, चल रहा है तो अब ले लेना ठीक। अब 24 में खरीद करके चुपचाप पड़े हुए, अब पड़े हुए हैं, मान लो 24 में खरीदे पड़े हुए हैं, अब एक महीना बाद फिर देखे तो उस शेयर का काटा है यहाँ पे 50 में, तो हमने 500 रुपया लगाया था, तो अब बताओ ये 24 गुना 48 दुगना से ज्यादा वहां पे लिख रहा है कि 620 रुपया, तो क्या निकाल लेना ठीक है, जल्दी बोलिए। तो डबल हो गया, काम है तो निकाल लेंगे, नहीं तो अभी होल्ड पे रखेंगे क्योंकि इसका लक्षण 4000 तक है, लक्षण बड़ा शुभ है 4000 तक। अब हम जिस दिन देख लिए कि यहाँ पे आके 3800 के आसपास आया हुआ है, कहेंगे अब एकदम आम पक गया, अब ज्यादा पकने के फिर में देखेंगे तो कच्चा हो जाएगा, अब कितना एकदम जरूरी। तो आपको यहाँ का एक अनुमान होता है कि शेयर में कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना, इसके लिए सूचकांक आपको दिखाया रहेगा। शेयर बाजार में आपको बहुत फैसिलिटी होगी, अब तुमको खरीदने का इच्छा कर रहा है तो खरीदने में कई ऐप है, ग्रो ऐप है, फिर और भी कई ऐप है जिसको आप आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, डीमैट खाता खुलता है, आधार पैन से डीमैट खाता खोलोगे, अपने बैंक अकाउंट डाल के उसको ऐड कर लो, उससे बैंक अकाउंट से तुम्हें जितना लगाना है, मान लो इच्छा कि 1000 लगाएंगे तो 1000 उस ऐप में रिचार्ज कर लो। अब 1000 रिचार्ज के बाद बस जितने भी हैं वो बीएसई वहां टिपोगे तो बीएसई वाला दिखाएगा, एनएसई टिपोगे तो एनएसई का 500 और कितना 250 550 दिखाएगा। अब जिस कंपनी में भी तुम्हारा इच्छा है टिपो, उसका हिस्ट्री देखो, स्टैंडर्ड क्या है, पुअर क्या है, आज का लक्षण क्या है। अब किसी कंपनी का हम जैसे ही उल्टे तो देखिए कि इस कंपनी का लक्षण बता रहा है, अब ध्यान दीजिए इस कंपनी का लक्षण बता रहा है कि अडानी कंपनी का देख रहे हैं, अब यहाँ लिखा है 300, यहाँ लिखा है 3000 और यहाँ लिख रहा है 2500, आज का रेट 2500 और मैक्सिमम चढ़ा कितना है 3000, मिनिमम कितना गया है 300, तो क्या इसमें तुम्हारे पास 2500 घर का पैसा मिला है, इसमें लगा देना ठीक है, कभी नहीं, क्योंकि इसका अंतिम औकात 3000 का है, 2500 लगाएंगे तो हो सकता है 2000 बन जाए, और तुम्हारा नहीं पैसा का काम है 3000 हो सकता है साल भर बाद 2600 बने, तो साल भर में 2500 बना, अंतिम ही 3000 बन रहा है, इसलिए यहाँ कभी नहीं लगाना, लगाना कब है जब काटा इसके पास है, इसके पास अब देख रहा है कि 52 सप्ताह में 300 गया और आज इसका रेट ऐसे करके लिख रहा है 250, 52 वीक का सबसे लोएस्ट रेट आज है, तो जितना पैसा कर्जा लेके भी लगा लेना, क्योंकि 52 वीक में साल भर से ज्यादा में इससे नीचे नहीं गया और सबसे लोएस्ट है, तो जो पैसा है लगा दी बस, उसका आराम से एक महीना पड़े लगे, हम 1 लाख रुपया लगाए 250 में, मालूम चला एक महीना के बाद खिंचा खिंचा के 500 पहुंचा, तो एक महीना में हमारा 1 लाख रुपया 2 लाख में बदल, तो एक महीना में धन दुगना, बैंक 8 साल में कहता है इकता के अलावा एक महीना में दुगना हो सकता है, एक दिन में दुगना, ये भाग पर तुम्हारा हो सकता है अगला दिन खुले ही 500 के रेट से कहेंगे कल 1 लाख लगाए थे आज 2 लाख पा लिए, निकाल लेते हैं इसको, फिर ऐसा दूसरा कंपनी खोजते। अब तुम्हारे ऊपर है कौन सी कंपनी खोज रहे हो, उसका स्टैंडर्ड क्या है, पुअर क्या है और आज कहां है उसको फिक्स की। आजकल यहां तक फैसिलिटी दिया है कि तुमको मान लो कि आज का रेट यहाँ 300 है, अब इन लोएस्ट में, और आज यहाँ दिखा रहा है अभी 3.5, तुमको लग रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है, लिख रहा है 3.5 355 300 350 355 फ्लक्चुएट कर रहा है, तो तुमको लग रहा है कि खाली 349 हो जाता ना तो 1000 के खरीद, तो तुम वहां ऐप में ही सेट कर सकते हो कि आज रेट 349 अगर है तो 3 शेयर हमारे खाता से खरीद लेना, काट लेना, तुम शेयर और पढ़ते रहो, वो अपने 349 भागा तो कटा गया, खाता से तुम्हारा 3 शेयर का दाम कट गया, 3 लोग का हीरो हो गए। अब फिर बेचना है तो वहां डाल दो कि 370 जैसे ही होगा हमारा बेच देना, खाता पैसा दे देना, 370 हुआ तो बेच दिया, खाता पैसा, तो तुम्हारा रेट फ्लेक्सिबल है, पर डे खाली सेट करो, एक अनुमान लगा के इतना जाए तो मेरा निकाल दीजिए, नहीं जाए तो मत निकालिए, तो चीज होगी। हाँ, इसी में जिसको लत है वो ओटीसीआई में खेलते हैं, तो इसमें क्या है, ओटीसीआई वाला 10 गुना परचेजिंग कैपेसिटी देता है, मतलब कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया अगर खाता में ले आए तो आप 10 लाख का शेयर खरीद सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर लॉटरी जितना मार, अब तुम जैसे ही देखा कि पुअर 30, स्टैंडर्ड 500 और अभी रेट बराबर 25, खाता में कितना रुपया था 1 लाख, लेकिन तुम खरीद कितना कर सकता है 10 लाख, इन 9 लाख को तुमको अपने तरफ से कर्जा दिया, खरीद लो, अगर बढ़ गया तो तुम्हारा 20 दुगना उतना बेनिफिट होगा, 24 घंटा के लिए तुमको 9 लाख रुपया कर्जा दे रहे। अब यही चीज है 24 घंटा के लिए सिर्फ देख, अब तुम अभी खरीदा 1 लाख था 10 लाख के खरीद दिया 25 रुपए के रेट से और इंतजार कर रहा कि खाली 26 भी हो जाए तो बस हम सेल कर देंगे, तो फायदा क्या होगा, 1 रुपया 1 शेयर में बढ़ा तो 1 लाख 10 लाख में जितना शेयर होता रुपया हमको बढ़ गया, अब तुम लगाया बढ़ गया, मालूम चला कि 1 लाख था 1.25 लाख रुपया हो, फिर उसका 10 गुना 12.5 लाख का क्रेडिट दे रहा, धीरे धीरे तुम 5 लाख कर लिया, अब क्रेडिट कितना हो गया 50 लाख, अब 50 लाख इन्वेस्टमेंट मारा और उस दिन क्या हुआ 24 घंटा के अंदर 25 रुपया और 22 रुपया में बदला हुआ, अब तुम उसको हटा भी रहा है तो तुम्हारा धन खत्म हो रहा, अब वो कह रहा है कि हम तुमको 5 लाख था 45 लाख लोन दिए, 24 घंटा का समय है, अब हम नहीं जानते रेट घटा के बढ़ा, अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा 5 लाख भी गया, समझ, तो तुम्हारा हम खुद सेल कर लेंगे, जो मेरा घटा है फायदा है तुम्हारा 5 लाख रख लेंगे, तब तुम्हारी मजबूरी है
या तुम्हारा 5 लाख बचाने के लिए कहीं से कर्जा लेके 45 लाख लगाओ कि भाई उसका वाला दे देते हैं, फिर जो या दूसरा 5 लाख जो इतना दिन में मेहनत से कमाए हो एक दिन में गवा दो। तो कई लोग 10 गुना वाला के चक्कर में जो पड़ता है वो खेत सब बेच के शेयर में लगाता है और बर्बाद होकर रह जाता है। जो लोग अपना पैसा खाली लगा के शांति से चुपचाप कर रहा है तो उसको शेयर से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, उसको कुछ लाभ ही होना। वो खाली स्टैंडर्ड पुअर देखे जो है बस चुपचाप अपना पैसा लगा, नहीं है तो खाली रखे कि हम पैसा के माइनस में मान लो कम रहा है हम नहीं बेचेंगे, 2 महीना वेट करेंगे, 6 महीना वेट करेंगे, साल भर वेट करेंगे, 2 साल वेट करेंगे, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन निकाल लेंगे। तो उतना क्षमता है तो पैसा लगाने में दिक्कत नहीं है, ये वाला रिस्क। तो इसीलिए बता दिया कई लोग तुम सुना होगा कि शेयर में बर्बाद हो गया, ये बर्बादी 10 गुना वाला, वो तुरंत रिस्क बेचारा ले लेता है हाई और बेचारा का काम खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर सेंसेक्स अगर 50 लिखा तो एनएसई 50 का है, अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर सेंसेक्स अगर 500 लिखा तो 500 वाला। अब ध्यान दो, इसी को दूसरा नाम निफ्टी कहते हैं। अब तुमसे कहा कि निफ्टी क्या है, तो निफ्टी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत 50 कंपनियों का सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। चूंकि इसमें एनएसई में विदेशी लोग भी अपना पैसा लगाते हैं, तो विदेशी लोग का पैसा रुपया में होता है कि डॉलर में, तो इस सूचकांक के डॉलर रूपांतरण को डॉलेक्स कहते हैं। अब एक बार परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, डॉलेक्स है चॉइस ए एक खरपतवार, सोचो डॉलेक्स है और कह दिया कि खरपतवार, चॉइस बी एक कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट, लड़के देख रहा डॉलेक्स लगता है रोबोट है, सी में दे रहा है शेयर बाजार का सूचकांक, लड़के सोच रहा कि शेयर मारे कि रोबोट में मारे कि खरपतवार में मारे, और ज्यादा बदमाशी करेगा तो लिख देगा गन्ने का एक नया किस्म। और सेटर तो एक से एक शैतानी रखता है ना। अब लड़के सोचता है गन्ना का नया किस्म है कि क्या है, डॉलेक्स क्या है, तो ये सूचकांक जो हमारा है उसका डॉलर रूपांतरण क्या कहलाता है, डॉलेक्स कहलाता है। बोलो डॉलेक्स भी क्लियर है सबका। अब इन बातों को जल्दी से पहले हम लिख दें सूचकांक, फिर थोड़ा सा समझेंगे। नीचे लिख दीजिए सूचकांक सेंसेक्स सीएनएक्स लिख एस, सूचकांक सेंसेक्स सीएनएक्स लिख एस, डैश लिख दीजिए प्रतिभूति के मूल्य, प्रतिभूति के मूल्य, प्रतिभूति के मूल्य में हो रहे उतार चढ़ाव को, प्रतिभूति के मूल्य में हो रहे उतार चढ़ाव को अंक के रूप में, अंक के रूप में प्रदर्शित करना, अंक के रूप में प्रदर्शित करना सूचकांक कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। नीचे डैश लिख दो बीएसई के सूचकांक, बीएसई के सूचकांक, फर्स्ट नंबर देके लिख दो ब्लू चिप कंपनी के सूचकांक, ब्लू चिप कंपनी के सूचकांक संवेदी सूचकांक कहलाते हैं, ब्लू चिप कंपनी के सूचकांक संवेदी सूचकांक कहलाते हैं, संवेदी सूचकांक कहलाते हैं। दूसरा नंबर लिख दो बीएसई सेंसेक्स 200, बीएसई सीएनएक्स 200। बोलो इसमें क्या होगा, 200 पंजीकृत कंपनी को ही दिखा रहा है। नीचे लिख दो बीएसई सीएनएक्स 500। बोलो यह क्या है, 500 जो पंजीकृत कंपनी है उसका सूचकांक यहां दिखा रहा है, बीएसई सीएनएक्स 500। चलिए नीचे सेकंड नंबर देके लिख दो एनएसई के सूचकांक, एनएसई के सूचकांक फर्स्ट नंबर एसएनपी सीएनएक्स 50, एनएसई के सूचकांक एसएनपी सीएनएक्स 50, एसएनपी सीएनएक्स 50। एसएनपी क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या वैल्यू चल रहा है, और सेंसेक्स कितने कंपनी का, 50 कंपनी का। जैसे लिख दो 50 वाला में, इसे निफ्टी कहते हैं, इसे निफ्टी कहते हैं। जब निफ्टी बोलेंगे तो समझना 50 वाला का, निफ्टी वाला 50, इसे निफ्टी कहते हैं। और दूसरा लिख दो एसएनपी सीएनएक्स 500। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख दो सूचकांक के डॉलर में मान को, सूचकांक के डॉलर में मान को डॉलेक्स कहते हैं, सूचकांक के डॉलर में मान को डॉलेक्स कहते हैं, डॉलर में मान को डॉलेक्स कहते हैं। चलिए बढ़िया से दो शब्द को बढ़िया से समझना है, उसके बाद तब हम लोग फिर थोड़ा सा देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड क्या है, और तब आपको खुद समझ में आएगा कि किसमें इन्वेस्टमेंट करें, और फिर वो सारा सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप सारे बच्चे, पढ़ने का मतलब है कि तुम्हारे पैसा पूंजी बाजार में भी इन्वेस्ट होना शुरू हो। अभी तक जितने लोगों से मुद्रा बाजार वाले, तो पूंजी बाजार को सिलेबस में इसलिए दिया गया ताकि समझिए। अब देखो दो शब्द है, एक का नाम है तेजड़िया, तेजड़िया, और दूसरा को कहते हैं मंदड़िया। देखिए तेजड़िया और मंदड़िया दो शब्द है। तेजड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो तेजड़िया को अंग्रेजी में बुल कहते हैं। बुल, बुल माने क्या होता है, सांड, ये सांड है। तेजड़िया माने सांड, बुल, और मंदड़िया माने बियर, बियर माने भालू होता है, भालू। अब वो क्वेश्चन देगा बुल और बियर का संबंध है, अगर ये दोनों दे दिया तो कभी मत मारना जंगल से, जान के नालायक लोग को देता है बुल और बियर का संबंध है, लड़का मुस्कुराता है सारा भालू, तो जंगल से। आंसर होगा शेयर बाजार से। अब देखो मार्केट में दो स्थितियां हैं, थोड़ा बढ़िया से सुनना। अगर हम शेयर खरीदे हुए हैं और आज हमें लग रहा है कि इसका दाम बढ़ेगा, इस वीक में बढ़ रहा, तो बोलो हम अपना शेयर बेचेंगे कि होल्ड करें। हमको लग रहा है कि कल इसका दाम बढ़ेगा तो हम निकाल देंगे कि होल्ड करें। सब लोग होल्ड करेगा तो मार्केट में शेयर बढ़ेगा कि घट जाएगा, बोलो शेयर घट जाएगा, और शेयर घट जाएगा तो शेयर का मूल्य बढ़ जाएगा क्योंकि कोई बेच ही नहीं रहा। तो शेयर का मूल्य का बढ़ना ये तेजड़िया कहलाता है। तेजड़िया माने है शेयर का मार्केट में घटना और शेयर के मूल्य का बढ़ना, ये तेज मूल्य होना, तो नाम तेज से तेजड़िया। अब हमको लग रहा है कि आज ही 12 रुपए का शेयर है, लेकिन कल ये लक्षण 9 वाला लग रहा है, तो बोलो रखेंगे कि निकाल देंगे, निकाल देंगे। तो सब लोग निकालेगा तो मार्केट में शेयर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, और शेयर बढ़ जाएगा तो उसका मूल्य घट जाएगा, और मूल्य का घटना मंदड़िया कहलाता है। बोलो मंदड़िया और तेजड़िया समझ में आ गया। तो आप बताओ मंदड़िया में शेयर बढ़ जाता है कि घट जाता है, घट जाता है। गधे शेयर बढ़ जाता है, शेयर का दाम घट जाता है, तो भारी नालायक है। मंदड़िया में शेयर पूछ रहा है तो घट जाता है, ये लोग देखा मंदड़िया तो बंद कर दी। मंदड़िया का मतलब मार्केट में लगता है कि शेयर का मूल्य डाउन हो, तो इसके लिए शेयर निकालते हैं, तो इससे शेयर बढ़ जाता है, और शेयर के बढ़ने से मूल्य घटता है, तो शेयर का बढ़ना, शेयर के मूल्य का घटना मंदड़िया। बोलो क्लियर है सबको। अब सबसे बड़ा सवाल है इस इसको बुल क्यों कहते हैं और बियर क्यों कहते हैं, सांड क्यों है और भालू क्यों।
देखना शेयर बाजार का कभी भी कुछ आएगा तो एक तरफ से सार और एक तरफ से भालू, दो का फोटो रहे, तो सार और भालू की जैसे ही देखना तो समझ लेना कि शेयर बाजार से लक्षण। अगर सार का फोटो खाली है तो समझना कि वो दाम बढ़ गया, और देखना अखबार में निकलेगा कि शेयर बाजार चढ़ा तो मैं सार के बीच में फोटो बना दे, शेयर बाजार गिरा तो भालू के फोटो बना दे। अच्छा सार क्यों फोटो है मालूम है? भालू क्यों? हाँ, सार को मारते देखा है, उधर के उठा देता है, तो सार का लक्षण है मारा और टांग फेंक दिया, इसीलिए सार है कि रेट को चढ़ा देता है। और अगर भालू अटैक करेगा तो ऊपर से कूद के गिरा देता है। दोनों के अटैक में अंतर है। भालू हमला करेगा तो भालू का लक्षण क्या है? देह पर कूद गया, गिरा दिया। तो भालू आया तो गिरा दिया, अब सार आया तो उठा दिया। तो अब बताओ सारा भालू का लक्षण क्लियर हो गया। जैसे देगा सार कहना कि मारा और उठाया तो रेट हाई, अब भालू वो धरा और पटका रेट डाउन। अब बताओ दोनों लाइन क्लियर हो गया सबका? जल्दी लिखिए पहले दोनों शब्द को, नीचे लिखो तेजरिया, तेजरिया, तेजरिया को हम क्या कहते हैं? बुल, तेजरिया बुल सार। डैश लिख दीजिए। इसमें बाजार में, इसमें बाजार में शेयर की संख्या, शेयर की संख्या बढ़ जाता है, बढ़ लिखा तो मारेंगे नहीं, शेयर की संख्या घट जाता है और शेयर के मूल्य बढ़ते हैं, और शेयर के मूल्य बढ़ते हैं, शेयर के मूल्य बढ़ते हैं। चलिए नीचे लिख दो मंदरिया बियर भालू, मंदरिया बियर भालू। बोलो मंदरिया में क्या होगा? शेयर क्या होगा? हाँ लिख दीजिए शेयर की संख्या, शेयर की संख्या बोलो क्या होता है? वेरी गुड, बढ़ जाता है और शेयर का मूल्य घट जाता है। चलो ध्यान, दो बात छोटा छोटा सीखना है, उसके बाद लेसन खत्म हो गया। अब बताओ एक अच्छा लेसन बैंकिंग था, समझ में आया कि नहीं आया? अभी पूरा लेसन क्लियर है सबका? अब यहाँ के बाद अगला लेसन टैक्सेशन पढ़ाएंगे, टैक्स, तब बजट पढ़ाएंगे। बजट वगैरह जहां समझने लग गया उसके बाद खाली करंट चलेगा, एक वीक चला देंगे, इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो जाए। इसी के लिए कई लोग एकदम बेचैन रहता है, 10 क्वेश्चन में 7-8 एकदम बन जाए। तो अगर तुम्हारा इधर से ट्रेडिशनल में 2 क्वेश्चन आता है तो 2 ट्रेडिशनल वाला तो तुरंत बन जाएगा, करंट वाला ही मेन क्वेश्चन आता है। तो मान के चलो करंट वाला क्वेश्चन में 1-2 तुमसे ना बने, क्योंकि कभी बहुत गहराई का पूछ लेता है, फिर भी 5-6 करंट से भी बन जाएगा। तो उसमें जो लोग इकोनॉमिक्स एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है, केवल टेक्निकल शब्द, अब टेक्निकल जो नहीं समझे हुए उसके भारी है। जो लोग टेक्निकल बात ही नहीं समझा, जैसे अभी म्यूचुअल फंड नहीं समझाया, बॉन्ड नहीं समझाया, तो भारी है। शेयर तुम लोग समझ गया तो हल्का हो गया। अब अभी तीनों की बात समझोगे, तीनों ही प्रतिभूति है और तीनों ही की बिक्री कहां होती? स्टॉक एक्सचेंज में होती। यानी तुम कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो तीनों ही तुमको मिलेगा। अब किसको खरीदना ठीक होगा उसको समझे। शेयर की बात तो आप समझ गए। अगर शेयर का दाम 4500 है अभी, तो हम लोग, अगर मेरे पास 1000 रुपया ही है तो क्या हम इसको खरीद सकते? नहीं। 4500 दाम आज का है तो 4500 में एक शेयर मिलेगा। अगर ये नहीं कहोगे कि हमको 1000 में आधा के आधा, आधा के आधा दे दीजिए, ऐसा नहीं मिलता। तो ये शेयर का फिक्स जितना प्राइस है उससे नीचे नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में कब कितना कहां क्या होगा ये आपको दिमाग लगाना है। स्टैंडर्ड क्या है, पुअर क्या है, आज क्या है, अपना बुद्धि लगाओ, उस पे उग भी जाओ, डूब भी जाओ, तुम समझो। अब इसी शेयर के जोखिम को कम करने के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया और कहा गया कि कोई बात नहीं, पब्लिक जितना रुपया लगाना चाहती है आप उससे उतना ले लीजिए, और आप देखिए कहां बढ़ेगा। पब्लिक को कुछ मालूम जिसको नहीं है तो उसको दिमाग में कुछ लगाइए नहीं। आप कहिए बस चुपचाप तुम पैसा इन्वेस्ट करो, इसका दाम 4500 है, फिर भी तुम्हारी इच्छा 1000 लगाने का है, 1000 नहीं। तो हम उस 1000 वाले, मान लो 10 ग्राहक हमको मिल गया, 9 ग्राहक मिल गया, तो मेरे पास 9000 आ गया। हमको लगेगा कि बढ़ रहा है तो हम 2 खरीद लेंगे, और बढ़ेगा तुमको काम है तो उस अनुसार से बेच के तुम्हारा उतना दे देंगे। तो हम कम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हम उस पैसा को इन्वेस्ट करेंगे कहां ये तुमसे नहीं पूछेंगे, हम अपना दिमाग से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमें शेयर बाजार की आइडिया है। तो एक्सपर्ट द्वारा अगर तुम्हारे पैसे को लगाया जाता है तो उस फंड को म्यूचुअल फंड का, अब बताओ शेयर और म्यूचुअल फंड में अंतर समझा? शेयर का जितना दाम है उतना ही में तुमको शेयर खरीदना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम चाहे 1 रुपया का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एक्सपर्ट उस 1 रुपया को कई रुपया में कई लोगों का मिला करके इन्वेस्ट करेगा, और एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पैसे से हम जितना दिमाग लगा रहे हैं उससे ज्यादा दिन भर बैठ के इसी में दिमाग लगाए तो उससे बेनिफिट हमको कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा। तो शेयर की तुलना में म्यूचुअल फंड कुछ ज्यादा सुरक्षित। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग हम नहीं लगाते, कौन लगाता? एक्सपर्ट लगाता। बोलो दोनों में अंतर क्लियर हो गया। तीसरा का नाम है बॉन्ड। बॉन्ड गारंटी देता है, कहता है देखो भाई तुम हमको अगर 10 रुपया दोगे तो हम गारंटी देते हैं कि 10 रुपया का 1 साल में 11 रुपया देंगे। गारंटी है, शेयर घटे बढ़े डूबे तुमको कोई दिक्कत नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख दोगे तो हम 1.5 लाख रुपया तुमको 1 साल में दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, जितना लिख दिया बॉन्ड पर दे रहे हैं। मार्केट से हमको कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मार्केट आधारित है, या मार्केट आधारित नहीं। बोलो ये भी लाइन क्लियर है? इसमें मार्केट आधारित क्यों है? म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाए, एक्सपर्ट अपना जानता है बेस्ट में लगाया, उसी समय मार्केट कोलैप्स हो गया तो हमारा पैसा घट सकता है। ये नहीं तुम कहोगे कि बड़ा एक्सपर्ट बने, वो कहेगा मार्केट कोलैप्स हो गया तो हम क्या करेंगे, इंतजार करो। ये मार्केट बेस्ड है, लेकिन मार्केट कोलैप्स होने पर भी बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। बोलो बॉन्ड का मतलब हो गया सिक्योरिटी बॉन्ड है। ये मान लो बैंक हमको 8% का इंटरेस्ट दे रही, बॉन्ड कहता है कि हम आपको 12% का इंटरेस्ट देंगे। 12% का मतलब मंथ में 1% हुआ, 12 महीना होता है। मंथ में 1% का मतलब है कि अगर हम इसको 1 लाख रुपया देंगे तो 1000 के महीना हमको हर महीने देते जाएगा। कहेगा कि लीजिए 1 लाख, 1 लाख 1000, अगला महीना 1 साल छोड़ दिए 1 लाख 12000, और बाकी 11 महीना में 11000 के सूद अलग से दे। तो ये निश्चित करने वाला कौन क्या कहते हैं? बॉन्ड का। तो बताओ तीनों में अंतर एकदम क्लियर हो गया सबका? नीचे लिख दीजिए जल्दी से। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड डैश लिख दीजिए। लिखिए इसमें विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा, विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा, विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा ग्राहक के निवेश किए गए धन, ग्राहक के निवेश किए गए धन को शेयर बाजार में लगाया जाता है। ग्राहक के निवेश किए गए धन को शेयर बाजार में लगाया जाता है।
इसमें एक शेयर की वर्तमान कीमत, इसमें एक शेयर की वर्तमान कीमत, एक शेयर की वर्तमान कीमत से कम धन भी निवेश किए जा सकते हैं। एक शेयर की वर्तमान कीमत से कम धन भी निवेश किए जा सकते हैं, से कम धन भी निवेश किए जा सकते हैं। तो मार्केट में तुम्हारा दिमाग चौंकना चाहिए। तुमको अगर न्यूज मालूम चल जाए कि 15 अगस्त को जियो का 5G देश भर में लॉन्च हो, न्यूज मालूम चल जाए कि एयरटेल का 5G 15 अगस्त को पूरे देश में लॉन्च हो, बस जुलाई में चुपचाप एयरटेल का लेके शेयर आराम से बेच। अखबार में आएगा कि एयरटेल ने 5G पूरे देश में लॉन्च किया, जैसी न्यूज आएगा शेयर ऊपर, और जैसी ऊपर उधर लॉन्च किया, इधर हम लॉन्च करके निकाल देंगे। दाम बढ़ा, बस कहेंगे चुपचाप इसको सेल करो। लॉन्चिंग तक रखे हुए थे, लॉन्च करके निकाल लिए, कहेंगे 5G के लॉन्च होने से मेरा धन 1000 2000 में बदल गया। इन्वेस्टमेंट देखा कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई बड़ी योजना है, तो जैसे ही आएगा शेयर का दाम बढ़ेगा, जैसे ही कुछ उसका डाउनफॉल जाएगा दाम गिर जाएगा। डाउनफॉल आज भी आ जाए कि अडानी ने फलाना जगह ऐसे किया उल्टा पुल्टा और अमेरिका में केस हुआ, तो मालूम चला कि उसका जो था गया, काम खत्म हो। और सोचो खाली फुटबॉल का जो खिलाड़ी थे वो खाली पेप्सी बोतल रखा हुआ था, टांगे फेंक दिया, उसमें उसको 4 करोड़ का नुकसान प्रति सेकंड में हुआ, क्योंकि खाली ऐसे गया उतने में शेयर बाजार से बाकी तब वही कर रहा था, रेट सब बेचना शुरू कर दिया, और अचानक शेयर जब बिक्री ज्यादा हुआ तो मंदरिया की स्थिति आ गई, फालू ऊपर से नीचे। बात समझ कंडीशन। तो मार्केट में क्या एक्टिविटी है इस पर पूरे चलता है। लेकिन अब मान लो तुम्हारा है कि हमको एयरटेल का शेयर लेना है और देखिए कि 7500 से नीचे इसका दाम है नहीं, तब क्या करेंगे? तो एयरटेल के म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे, उसमें 1000 लगा सकते हैं, 500 भी लगा सकते हैं। अब उसका म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट कई लोग का पैसा लेके लगा देंगे। बड़ी बात समझ में आई सबको? म्यूचुअल फंड में कम पैसा लगा सकते हैं। नीचे देखिए बॉन्ड, बॉन्ड लिखे डैश, बॉन्ड लिखे डैश लिखिए। इसमें निवेश किए गए रकम पर, इसमें निवेश किए गए रकम पर निश्चित लाभांश दिए जाते हैं, निवेश किए गए रकम पर निश्चित लाभांश दिए जाते हैं, निश्चित लाभांश दिए जाते हैं। मैंने इसमें बॉन्ड में लाभ फिक्स होता है, थोड़ा कमी रहेगा लेकिन फिक्स है, घाटा की कोई बात बॉन्ड में नहीं होती। मैंने तुमको चाहिए कि घाटा कहीं नहीं लगता, बॉन्ड ले सकते हो। बोलो बात क्लियर है सबका? कल से नया लेसन शुरू करेंगे टैक्सेशन, कल टैक्स चलेगा।